हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी सेट 5 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे जो स्टेट फॉर्मेशन की हमने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। तो अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है ये सेटअप की गई थी दिसंबर 1953 में, ठीक है। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में, सितंबर 1955 में। सो यहाँ पे जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है इसमें 3 मेंबर्स थे। इसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है, फजल अली कमीशन भी कहते हैं इसे। और इसमें 3 मेंबर थे। फजल अली जो थे वो चेयरमैन थे, एंड एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पन्नीकर। सो ये 3 मेंबर्स हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक चीज़ ये, देन इस कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे स्टेट जो स्टेट्स हैं वो 14 स्टेट्स किए गए एंड 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स 14 क्रिएट किए गए थे। तो यहाँ पे बेसिकली इसके बाद जो स्टेट फॉर्मेशन हुए हैं उसकी क्रोनोलॉजी पूछी है। तो सबसे पहले 15th स्टेट बना हमारा 1960 में, 1960 में हमारा 15th स्टेट बना। 15th स्टेट कौन सा था हमारा? गुजरात बना महाराष्ट्र को बाइफरकेट करके। देन 16th स्टेट बना नागालैंड 1963 में, 16th स्टेट बना नागालैंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बना था वो था गुजरात। तो गुजरात कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। फिर 16th स्टेट बना हमारा नागालैंड 1963 में। आपको ईयर भी पता होना चाहिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सो नागालैंड जो है 16th स्टेट बना, तो नागालैंड यहाँ ऑप्शन में है। तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, सी एंड डी, नागालैंड। सो नागालैंड के बाद 17th स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो 17th स्टेट कौन सा था हमारा? 17th स्टेट क्रिएट हुआ पंजाब को बाइफरकेट करके, हरियाणा बना हमारा 17th स्टेट। एंड एक यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई पंजाब को बाइफरकेट करके, जो थी चंडीगढ़। सो हरियाणा यहाँ पे दोनों ऑप्शन में हरियाणा है, ठीक है। 17th स्टेट बना हरियाणा। देन 18th स्टेट की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश बना था 18th स्टेट 1971 में। 19 ईयर भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश 1971 में 18th स्टेट बना। हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, इसको स्टेटहुड मिला 1971 में, एंड ये 18th स्टेट बना इंडिया का। तो हिमाचल प्रदेश नहीं है, यहाँ पे सिक्किम एंड गोवा है। तो सिक्किम एंड गोवा की अगर हम बात करें तो सिक्किम जो था हमारा 22nd स्टेट बना था 1975 में। सिक्किम हमारा बना था 22nd स्टेट 1975 में। वहीं गोवा की अगर हम बात करते हैं तो गोवा बना था हमारा 25th स्टेट। गोवा कौन सा था हमारा? 25th स्टेट। तो पहले सिक्किम आएगा देन गोवा आएगा। गोवा हमारा 25th स्टेट बना था 1987 में। 1987 में गोवा हमारा 25th स्टेट बना था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम एंड गोवा। नेक्स्ट है, द रूल ऑफ लॉ एज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ विच ब्रिटिश जूरिस्ट। सो रूल ऑफ लॉ जो है A.V. डाइसी। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा A.V. डाइसी। रूल ऑफ लॉ जो है किसकी क्रोनोलॉजी है? A.V. डाइसी की। तो ये ब्रिटिश जूरिस्ट थे, इन्होंने रूल ऑफ लॉ के 3 पिलर्स दिए थे। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड जब हमने लक्ष्मीकांत के MCQs किए थे वहाँ भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट। तो इनमें से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब कौन सबसे ऊपर है, फिर उनके बाद कौन आएंगे, उनके बाद कौन आएंगे, तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से एक चीज़ जो है पूछी जा सकती है, वो ये पूछी जा सकती है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है। सो होम मिनिस्ट्री जो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को मैनेज करती है, होम मिनिस्ट्री। ये जो है सेरेमोनियल प्रोटोकॉल लिस्ट होती है और होम मिनिस्ट्रीज को मैनेज करती है। सो यहाँ पे हमसे सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि किसकी रैंक जो हाईएस्ट है। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, सबसे ऊपर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। देन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद होते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर ये तो स्टार्टिंग के आपको 3 आराम से याद हो जाएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद वो कौन होता है? गवर्नर्स विद इन देयर स्टेट्स। सो विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, तो गवर्नर। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है तो आंसर हमारा होगा गवर्नर्स ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद का भी आपको 3-4 और पता होना चाहिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होते हैं प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद होते हैं गवर्नर्स विद इन देयर स्टेट्स, ठीक है। देन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, उसके बाद आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ही 5th नंबर पे होते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है तो फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद उनकी रैंक होती है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की। 7th नंबर पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट नहीं होगा यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इक्वल टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब दोनों जो है इक्वल होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देन उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। सो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। ये 4th नंबर होती है इनकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। 5th नंबर किसका होता है? फॉर्मर प्रेसिडेंट का। 6th नंबर होता है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का। 7th होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इक्वल टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा भी 7th नंबर पे आते हैं, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी 7th नंबर पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the CAG can be removed from office in a like manner and on like grounds as।
तो यहाँ पे CAG के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 148। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पूछा जाता है CAG का, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि CAG को जो रिमूव करने का प्रोसेस है वो किसकी तरह है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वही प्रोसेस होता है CAG को रिमूव करने का। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which case is famously known as the habeas corpus case during the emergency period? So habeas corpus case जो है किस केस को कहा जाता है, habeas corpus case कहा जाता है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। तो ये केस 1976 में हुआ था, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। सो एंड इस केस को एक और चीज़ बोली जाती है, इस केस को कहा जाता है ब्लैक स्पॉट ऑन इंडियन जुडिशरी, ब्लैक स्पॉट ऑन इंडियन जुडिशरी। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लें कि ब्लैक स्पॉट ऑन इंडियन जुडिशरी किस केस को कहते हैं, तो कहते हैं ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो बेसिकली इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्लैक स्पॉट है इंडियन जुडिशरी पे, बिकॉज उस वक्त 1976 में जब इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तो ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में जो जजमेंट आई थी उसमें बोला था जजिस ने कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी हमारे एनफोर्स नहीं होंगे, मतलब फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ये बोला गया था। सिर्फ एक जज थे जिन्होंने इस बात से एग्री नहीं किया था और उन्होंने बोला था कि आप इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं कट कर सकते। कौन सा फंडामेंटल राइट, हेबियस कॉर्पस, मतलब कोर्ट जाने का आर्टिकल 32 जो है आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, ये बोला था सिर्फ एक जज ने। बाकी 4 जज तो थे, उन्होंने बोला था कि नहीं, फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स होते हैं, किसी भी ग्राउंड पे अगर लगाई जाए। तो 4 जज ने बोला था कि आपका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 के अंदर वो भी सस्पेंड होगा। बस एक जज थे जिन्होंने बोला था कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स को कट नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसको हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। ये केस कौन सा था, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 केस। इसे ब्लैक स्पॉट ऑन इंडियन जुडिशरी भी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The curative petition in the Indian judiciary was introduced through which landmark judgment? So curative petition जो है ये सुप्रीम कोर्ट की इनोवेशन है एंड इसको 2002 में इनोवेट किया था। कौन से केस में किया था, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ओनली पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस। तो कौन से ऐसे पर्सन है जो 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। सो द राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने 1950 से 1962 तक एज ए प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया है कंट्री को, 1950 to 1962। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। सो कुछ बिल्स होते हैं जो पार्लियामेंट में प्लेस करने से पहले रिकमेंडेशन जरूरी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। सो कौन कौन से बिल होते हैं, मनी बिल प्रायर परमिशन लेना होता है प्रेसिडेंट का, उसके बाद आप प्लेस करते हैं। देन फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड आर्टिकल 3 के अंदर अगर बिल आपको प्लेस करना है तो वो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है, रिकमेंडेशन चाहिए होती है। सो द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वॉज रिलेटेड टू विच इशू। सो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ये 1883 में आई थी इल्बर्ट बिल, और ये किससे रिलेटेड था, ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किस चीज़ से रिलेटेड है, जुडिशियल पावर ऑफ इंडियन मैजिस्ट्रेट्स ओवर यूरोपियंस। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बिल में बेसिकली क्या कहा गया था, जो इंडियन जजेस हैं, ठीक है, जो इंडियन जजेस है वो यूरोपियंस की सुनवाई नहीं करेंगे, उन्हें सजा नहीं सुना सकते, उनका केस नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उनका कहना था कि जो यूरोपियन जजेस हैं वही सिर्फ यूरोपियन लोगों का जज जो है यूरोपियन लोगों का जो केस है वो लेंगे। तो यहाँ पे जुडिशियल पावर्स ऑफ इंडियन मैजिस्ट्रेट्स ओवर यूरोपियंस। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लेटर स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो एनजैक जो है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट लेके आई थी। सो 2014 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014। 2015 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL in India was pioneered by which chief justice? So the right answer is Justice P.N. Bhagwati. Option B is the right answer. Next है in which year the National Security Act enacted in India? So National Security Act 1980. Option B is the right answer, 1980. Which committee is known for the concept of creamy layer in OBC reservation? So OBC reservation के लिए creamy layer से related जो है कमेटी सेटअप की गई थी जिसके चेयरमैन थे रामनंदन कमेटी। इसे रामनंदन कमेटी भी कहते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंस अ क्लासिकल वर्क ऑन पॉलिटिकल रियलिज्म एंड स्टेट क्राफ्ट वॉज रिटन बाय। सो द प्रिंस बुक जो है ये किससे रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल रियलिज्म एंड स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड है। ये बुक लिखी किसने थी, ये बुक लिखी थी निकोलो मैकियावेली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निकोलो मैकियावेली। The next question is which among the following is the guardian of the public purse in India? So guardian of the public purse ये किसे कहा जाता है, ये कहते हैं CAG को।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आर्टिकल कौन सा है इसका? 148। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड इन अ स्टेट विद पीरियोडिक अप्रूवल्स। सो प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पहले आर्टिकल 356 के अंडर आता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, अंडर आर्टिकल 356, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल जो है 6 मंथ्स के लिए लगता है। उसके बाद अगर आपको बढ़ाना है तो इसके लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। और इसी तरीके से आप 6 मंथ करके पीरियोडिक अगर आपको बढ़ाना है प्रेसिडेंट रूल, तो आप ऐसे 6 मंथ के एक्सटेंशन पे आप बढ़ा सकते हैं। और मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है इसकी, मैक्सिमम कितनी है? 3 ईयर्स। आप 3 ईयर्स तक इसको 6 मंथ्स करके कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 ईयर्स के बाद भी अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो इसके लिए फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होती है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होती है 3 ईयर्स के बाद अगर प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ली कमीशन 1923 वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ली कमीशन 1923, ली कमीशन किससे रिलेटेड है? पब्लिक सर्विस कमीशन से। पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज यूनियन यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसी ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे यूपीएससी को एस्टैब्लिश किया गया था 1926 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? सो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने जो है मद्रास सेशन को चेयर किया था 1887 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? यूनियन बजट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, बजट जो है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है बजट वर्ड, इसके लिए है वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? 112। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 112। अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल 123 भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123, ठीक है। और आर्टिकल 143 ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 जो है ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 123। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल 143। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रायल ऑफ द पिक्स इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद। सो ट्रायल ऑफ द पिक्स जो है ये प्रोसेस किससे एसोसिएट है? वेरिफिकेशन ऑफ कॉइन्स एंड देयर वेट। सो बेसिकली ये कॉलोनियल टाइम की बात हो रही है। कॉलोनियल टाइम पे वेरिफिकेशन ऑफ कॉइन्स एंड देयर वेट, तो कहते थे ट्रायल ऑफ द पिक्स प्रोसेस किसके लिए होता था? वेरिफिकेशन के लिए, कॉइन्स की वेरिफिकेशन के लिए, उनके वेट के लिए। नेक्स्ट है, द सिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 वॉज कन्वीन्ड बाय विच वाइसरॉय। कौन वाइसरॉय थे उस टाइम पे? वेवल। सो लॉर्ड वेवल। वेवल प्लान आया था 1944 में, ठीक है। तो अगर वेवल प्लान पूछ ले तो कब आया था? 1944 में। वाइसरॉय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड वेवल। सिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्वाजी जुडिशियल बॉडी कौन कौन सी इनमें से? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन जो है ये भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी में क्या होता है कि आधे मेंबर्स जो होते हैं 50% मेंबर्स होंगे जुडिशियल एंड 50% जो होंगे नॉन जुडिशियल। इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें होती है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो ये कमीशन जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है, खुद ही अपने आप ही। ऐसा नहीं है कि जाके केस करना पड़ेगा, कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, नहीं, ये अपनी मर्जी से भी अगर इन्होंने देखा, इस कमीशन ने देखा कि कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं तो ये लोग खुद ही केस ले लेंगे, खुद ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे, खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। एंड इनके पास जो भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती हैं उनके पास सिविल कोर्ट्स की जो है पूरे राइट्स होते हैं। जो भी सिविल कोर्ट्स की पावर होती है वो सारी पावर्स जो है क्वाजी जुडिशियल बॉडी के पास होती है, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फाइनेंस कमीशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ताशकंद डिक्लेरेशन वॉज साइंड फॉलोइंग विच कॉन्फ्लिक्ट। तो किस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था? सो द राइट आंसर इज इंडो पाक वॉर 1965। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? सो पार्ट 14A। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 14A, रिलेटेड टू ट्राइब्यूनल्स, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। सो आर्टिकल 323A जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए है एंड B जो है बाकी जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं उनके लिए है। आर्टिकल 323A सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए, और बाकी जितने भी ट्राइब्यूनल्स सेटअप किए जाएंगे वो 323B के तहत किए जाएंगे। तो पार्ट 14A। The next question is, who is the author of the famous book The Wealth of Nation? The Wealth of Nation किसने लिखी है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ 1776 में, ठीक है, 1776 या 1771 में आई थिंक। तो ये आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, इन दोनों में से कोई एक डेट थी, 1776 या फिर 1771। सो बट लिखी किसने? ये एडम स्मिथ ने। ईयर पूछा नहीं जाता है बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ताकि जहन में रहे, कभी अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग
मतलब सॉल्व कर सकें उसको। तो एडम इसमें जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होंगी, क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।